हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 10वीं का सब्जेक्ट बायोलॉजी का एक्सरसाइज 6 में हम लोग जो है जनन के बारे में जानेंगे। जनन में भाग 3 आज देखेंगे। भाग 2 हम लोग विस्तार से जो है नर जनन अंग के बारे में विस्तार से जान लिया था। आज हम लोग जो है मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं जो जनन करने में सहयोग करते हैं। तो 20वां टॉपिक हम लोग का आज है। तो 20वां टॉपिक में मादा जनन अंग के बारे में जानेंगे। तो मादा जनन अंग के भी जो है कई भाग होते हैं। मादा जनन अंग नर के तरह भी जो है नर के ही तरह मादा जनन अंग में भी जो है कई भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, जिसमें 5 गो होते हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं जनन करने में। जिसमें पहला है अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है ग्रीवा जिसको सर्विक्स कहते हैं, चौथा है योनि और 5वां है भाग। तो ये मुख्य जो है मतलब मादा जनन अंग का मुख्य भाग होते हैं जो जनन करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग जो है पांचों भाग को विस्तार रूप से स्पष्ट रूप से जानेंगे कि अंडाशय जो है कहाँ पर किस तरह के रचना के होती है और उसका मुख्य भूमिका क्या होते हैं। तो अंडाशय के बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। उसी प्रकार से पांचों भाग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो 21वां टॉपिक में हम लोग देखेंगे अंडाशय। तो मादा में अंडाशय जो है 2 अर्थात एक जोड़ा, 2 का मतलब एक जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है मादा युग्मक अर्थात अंडाणुओं का निर्माण करना होता है। मादा में जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय जो 2 जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं, वह अंडाशय जो है आपका अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाशय जो है अंडाणु का निर्माण करता है जिससे जो है युग्मक का निर्माण होते हैं। तो वो अंडाशय से ही जो है अंडाणु का निर्माण होते हैं। और ये जो है मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का भी जो है निर्माण करता है। ये 2 तरह का हार्मोन उत्पन्न करता है। एस्ट्रोजन का हार्मोन का मुख्य कार्य है जनन प्रणाली को विकास करना। जो जनन प्रणाली होते हैं, जनन करने वाला जो प्रणाली होते हैं, सिस्टम होते हैं, उसको ये विकास करता है। अब जैसे जो है ये देख सकते हैं फिगर में जो आपका सर्किल के अंदर में वृत्त के अंदर में जो घेरा मारा हुआ है वही जो है मादा जनन अंग का जो है अंडाशय है, जहाँ से अंडाणु का उत्पत्ति होती है। अंडाणु का उत्पत्ति होती है, यहाँ से ही जो है अंडाणु का निर्माण होता है। और ये 2 जोड़ा एक जोड़ा के रूप में अर्थात 2 के रूप में पाए जाते हैं। एक दायां भाग और एक बायां भाग में होते हैं। और ये दोनों जो हैं से ही अंडाणु उत्पन्न होते हैं जो निषेचन करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग जो है 22वां टॉपिक फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। तो यह भी जो है मादा में जो है एक जोड़ी के रूप में यह भी पाए जाते हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर गर्भाशय से जुड़ा होता है। मतलब फैलोपियन नलिका जो होते हैं एक नली के समान होता है। यह नली जो है अंडाशय से एक सिरा जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो है गर्भाशय से जुड़ा होता है। मतलब इस तरह से माने अंडाशय से जो है एक सिरा जो है चिपका होता है और वहाँ से अंडाणु जब बनते हैं तो इसी नली के माध्यम से गर्भाशय में जाते हैं। इसी नली को ही हम लोग फैलोपियन नलिका कहते हैं। मतलब जो है अंडाशय के ऊपरी सिरा से फैलोपियन नलिका जुड़ा होता है और नीचे वाले भाग से गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसके दीवार जो होते हैं, नली का जो दीवार होते हैं वो बहुत संकुचनशील होते हैं। उसमें संकुचन होता है अर्थात सिकुड़न और फैलना, ये फैलने वाला क्रिया करता है जिसके माध्यम से इस नली के माध्यम से अंडाणु जो है मतलब गर्भाशय में प्रवेश करता है। वो संकुचन करता है तो वो अंडाणु धीरे धीरे सड़क कर वो गर्भाशय तक पहुंचा देता है संकुचन के माध्यम से।
तो इस तरह से ये संकुचनशील नली होते हैं जो अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को मतलब सरका कर वो गर्भाशय में पहुंचा देता है। दूसरी बात कि जब अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय से, तो वह जो है अंडाशय से निकले हुए अंडाणु को, उत्पन्न अंडाणु को फलोपियन नलिका में ही जो है वह रहकर परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के बाद वह जो है वहाँ से गर्भाशय में पहुँचता है, और निषेचन की भी क्रिया जो है आपका फलोपियन नलिका में ही क्रिया होती है। अब फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों साइड में, दोनों जो है दाएं साइड और बाएं साइड में जो एक अंडाशय से चिपका हुआ भाग जो है नली के समान है, वो भाग आपका फलोपियन नलिका है। इसी नली से जो है अंडाणु जो है गर्भाशय में प्रवेश करता है, जो एक संकुचनशील होता है। वो अपने में संकुचन करते रहता है और वह संकुचन करके अंडाणु को जो है गर्भाशय तक पहुंचा देता है। दूसरी बात यहाँ पर जैसे कि हमने अभी बताया कि इसमें जो है फलोपियन नलिका में ही जो है अंडाणु जो है परिपक्व होता है, और परिपक्व होकर निषेचन का भी क्रिया जो है यहीं पर होती है, और निषेचन की क्रिया होने के बाद जो है वो गर्भाशय में पहुंचता है। तो इस तरह से यह नली जो है एक नली के समान होता है, और यह नली जो है ही जो है फलोपियन नलिका कहलाते हैं, जो एक सिरा अंडाणु से, अंडाशय से, और दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। अब हम लोग जो है 23वां टॉपिक गर्भाशय के बारे में जानेंगे। तो गर्भाशय जो होते हैं मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित होता है। गर्भाशय जो ग्रंथि के रूप में पाए जाते हैं, यह जो है मलाशय और मूत्राशय, मलाशय ग्रंथि और मूत्राशय ग्रंथि के बीच में ये ग्रंथि उपस्थित होते हैं, जो थैलीनुमा होता है। एक थैली के जैसे रचना का होता है, और यह त्रिकोणीय होता है, मतलब 3 कोण के आकार का ये गर्भाशय होते हैं, जिसमें ऊपर का भाग जो होता है, गर्भाशय का जो ऊपर वाला भाग होता है वो बहुत चौड़ा होता है, लेकिन नीचे वाला जो भाग होता है वो सकरा होता है, जिसके कारण ये त्रिकोणीय भाग बन जाता है। इसके दाएं और बाएं कोने जो होते हैं, कोने से फलोपियन नलिका जुड़ी होती है। जैसे कि अभी हम लोग ने जो है फिगर में देखा, तो फलोपियन नलिका जो है दाएं और बाएं भाग से जो है गर्भाशय से जुड़े होते हैं, और ऊपर वाला जो भाग होते हैं बहुत चौड़ा होते हैं, और नीचे वाला भाग जो होते हैं सकरा होते हैं। तो इस तरह से यह जो है त्रिकोणीय आकार का जो होता है, थैलीनुमा आकार का होता है, और यह जो है मलाशय और मूत्राशय ग्रंथि के बीच में स्थित होता है। इसके गुहा में जो है मतलब भ्रूण का विकास होता है, और इसी के थैली के अंदर, गर्भाशय के अंदर में भ्रूण का जो है पूरा 9 महीना में विकास होता है। समान स्थिति में देखा जाए तो गर्भाशय जो है 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। समान स्थिति में जब जो है उसमें अंडाशय जो है, अंडाणु जो है प्रवेश नहीं करता है, उसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है, तो उस स्थिति में वह जो है गर्भाशय जो है समान स्थिति में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होती है। लेकिन जब भ्रूण का विकास हो जाता है, उसमें भ्रूण का जो है गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो लगभग 8वें महीना में जो गर्भ का जो लंबाई हो जाता है वो 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, मतलब वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन पुनः जब वो बच्चे का जन्म हो जाती है, प्रसव हो जाता है, तो जन्म होने के बाद फिर जो है गर्भाशय अपने पुनः अवस्था में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा में हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है इसका समान लंबाई जो है समान स्थिति में गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, और गर्भाशय की अवस्था में जब जो है भ्रूण का विकास होता है, तो उस स्थिति में लगभग भ्रूण का 8वें महीना में, जब 8वां महीना चलता है, तो उस स्थिति में 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। तो इस तरह से गर्भाशय जो है देखा हम लोग जो है गर्भाशय की जो है रचना होते हैं वो आपका थैलीनुमा होते हैं, और यह मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है, जो त्रिकोणीय आकार का होता है। त्रिकोणीय आकार होने का कारण है कि गर्भाशय का सबसे ऊपरी सिरा जो होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है,
वो चौड़ा होता है, लंबा होता है और चौड़ा होता है, और निचला भाग जो होता है वो सकरा होता है, जिससे ये त्रिकोणीय आकार का बन जाता है। अब हम लोग जो है फिगर से स्पष्ट से समझ सकते हैं। अब जैसे ये फिगर देख रहे हैं, ये सर्किल के अंदर में जो है वो गर्भाशय हैं, और ये गर्भाशय हैं। ऊपर वाला भाग देख सकते हैं कि वो चौड़ा है, और नीचे वाला भाग आके जो है सकरा हो गया है। तो इस तरह से ये थैली नुमा आकार का होते हैं, और यह जो है त्रिकोणीय आकार का हो जाते हैं। ऊपर चौड़ा और नीचे सकरा होने के कारण ये त्रिकोणीय आकार का होते हैं। इसमें जो है समान स्थिति में, जैसे कि अभी हम लोग ने जाना कि समान स्थिति में गर्भाशय का जो लंबाई होते हैं 7 से 8 सेंटीमीटर होते हैं, परंतु जब इसमें भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण का विकास होने पर 8वें महीना में इस गर्भाशय का जो लंबाई होता है 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। जब भ्रूण का जो है बच्चे का प्रसव हो जाते हैं, जन्म हो जाते हैं, तो फिर ये गर्भाशय जो है पुनः अपने स्थिति में आ जाती है, अर्थात 7 से 8 सेंटीमीटर में लंबा हो जाती है, फिर सिकुड़ जाते हैं। तो जब भ्रूण का विकास होता है तो वो धीरे धीरे फैलना शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चा का जो विकास होता है तो बच्चा बढ़ने लगता है, विकास होने लगता है, तो गर्भ भी जो है, गर्भाशय का थैली भी जो है विकास करने लगता है, जिससे 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाते हैं। अब हम लोग जो है 24वां टॉपिक ग्रीवा के बारे में जानेंगे, सर्विक्स के बारे में। तो गर्भाशय का जो संकराकार भाग जो होता है उसी को हम लोग ग्रीवा कहते हैं। माने गर्भाशय का जो नीचे वाला भाग होते हैं वो शंक्वाकार होता है, शंकु के जैसे आकार का नीचे वाला भाग होता है, और वही भाग जो शंकु जैसे आकार का होता है उसी को हम लोग जो है ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। अर्थात फिगर देखने पर स्पष्ट पता लगेंगे कि गर्भाशय के नीचे वाले भाग जो होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो गर्भाशय के नीचे वाला भाग जो है वो जो आपका संकरा होता है, तो वो भाग वहाँ से देखिए एक जो है शंक्वाकार आकृति जो सर्किल के अंदर में है वो आपका ग्रीवा है, जो शंक्वाकार आकार का होते हैं, और वह जो है गर्भाशय का सबसे नीचे वाला भाग होता है, तो इसी को हम लोग ग्रीवा कहते हैं। अब हम लोग 25वां टॉपिक जो है देखेंगे यौनी। तो यौनी जो है ग्रीवा के नीचे की ओर जहाँ खुलती है वह भाग यौनी कहलाता है। ग्रीवा जो है, अब ग्रीवा के भी नीचे जो है होते हैं यौनी, तो ग्रीवा जहाँ पर जाके जिस भाग में खुलती है तो वह भाग जो है यौनी कहलाता है। यह जो है एक पेशीय नली के समान रचना के होते हैं, जिसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। ग्रीवा जो है, ग्रीवा नीचे की ओर जाके जहाँ पर खुलती है तो वह भाग आपका यौनी कहलाता है, और यह जो है पेशीय नली मतलब एक नली के आकार का जैसा होता है। नल मतलब बेलनाचार आकार के होते हैं, पंप के समान होता है, जिसकी लंबाई देखा जाए तो वो समान में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब हम लोग जो है यौनी का जो है फिगर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। तो ये देखते हैं यौनी का जो फिगर है, ग्रीवा के देखिए सबसे नीचे वाले भाग हैं, जो आपका ये ग्रीवा जो है जहाँ खुल रहे हैं, अर्थात ग्रीवा के नीचे वाले जो भाग होते हैं वो यौनी कहलाते हैं, जो 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यह भी जो है एक नली के समान होते हैं, बेलनाकार के आकार के पंप के समान होता है, जिसमें जो है जहाँ से शुक्राणु जो है प्रवेश करता है अंडाशय तक पहुँचने में। तो ये शुक्राणु यहीं से यौनी से ही प्रवेश करती है आपका अंडाशय, अंडाणु में, अंडाणु तक पहुँचने में उसका द्वार होते हैं। अब हम लोग जो है 26वां टॉपिक भाग के बारे में देखेंगे। तो भाग यौनी के बाहर की ओर जो है एक छिद्र के द्वारा खुलती है, जिसे भाग या वल्वा कहा जाता है। मतलब यौनी जो है बाहर की ओर एक छिद्र से खुलती है, एक छिद्र होते हैं उस छिद्र से खुलती है, उसी को हम लोग जो है छिद्र को ही जो है भाग या वल्वा कहा जाता है। अब जैसे कि फिगर में स्पष्ट देखने पर पता लगेंगे कि यौनी का सबसे नीचे वाले भाग देख रहे हैं सर्किल के अंदर में है, यौनी का सबसे नीचे वाले भाग हैं जो वल्वा कहला रहे हैं, भाग कहलाते हैं, जो एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं। तो इस तरह से मानव का जो है
जो जनन तंत्र है जो स्पष्ट रूप से आपने देखा। अब इससे कुछ संबंधित क्रियाएं होती है जो देखेंगे 27वां टॉपिक में, ऋतुस्राव जिसको रजोधर्म भी कहते हैं। तो गर्भाशय का मोटा एवं स्पंजी आंतरिक स्तर रुधिर केशिकाओं एवं मृत अंडाणुओं के साथ टूटकर योनि से बाहर निकलने लगता है। तो इसी को ही हम लोग जो है स्राव जो होते हैं, इसी स्राव को ही जो है ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। मतलब गर्भाशय का जो मोटे दीवार होते हैं, जो मोटे दीवार होते हैं, उस दीवार से जो है आंतरिक रूप से रक्त केशिकाएं जो हैं टूटकर ये एवं मृत अंडाणु जो होते हैं बाहर जो है योनि के रास्ते से बाहर जो है स्रावित होने लगते हैं। मतलब रक्त केशिकाएं रक्त का जो केशिकाएं होते हैं वो टूटकर दीवार से, उसके मोटी जो दीवार होती है गर्भाशय के, वो आंतरिक दीवार से टूटकर बाहर की ओर निकलने लगते हैं, स्रावित होने लगते हैं। उसके साथ साथ उसमें मृत अंडाणु जो होते हैं वो अंडाणु भी जो है बाहर निकलने लगते, स्राव होने लगते हैं। तो रक्त केशिकाएं और मृत अंडाणु दोनों जो है योनि के रास्ते से जब स्रावित होने लगते हैं तो इस क्रिया को ही हम लोग जो है ऋतुस्राव या रजोधर्म कहा जाता है। मादाओं में जो है यह जो है एक चक्र के समान चलता है। मतलब रजोधर्म जो है एक चक्र के समान चलती है जो 28 दिन में ये दोहराता है। मतलब हर 28 दिन के बाद जो है यह ऋतुस्राव होती है। तो 28वें दिन में ये प्रारंभ होती है और 28 दिन के बाद यह ऋतुस्राव पुनः जो है स्रावित होता है, जिसकी अवधि जो है 3 से 5 दिन तक होता है। मतलब ऋतुस्राव होने का जो अवधि है वो 3 से 5 दिन तक होते रहता है। 50 वर्ष के उम्र के आसपास स्त्रियों में रजोधर्म होना बंद हो जाता है और इसी अवस्था को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अर्थात 50 वर्ष के उम्र से अधिक के जो आयु के जो स्त्री होते हैं उनको जो है मासिक धर्म जिसको कहा जाता है, ऋतुस्राव कहा जाता है, रजोधर्म कहा जाता है, रजोधर्म होना बंद हो जाता है। और जब मादाओं में जो है स्त्रियों में रजोधर्म होना बंद हो जाती है तो इस अवस्था को हम लोग जो है रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो इस तरह से रजोनिवृत्ति का जो है 50 वर्ष के लमसम वाले आयु के स्त्री को जो है होते हैं और 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्त्री को जो है रजोधर्म होना बंद हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जो है हम लोग रजोनिवृत्ति उसे कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ऋतुस्राव जो है 28 दिन का चक्र होते हैं जो चलते रहते हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे 28वां टॉपिक, लैंगिक जनन संचारित रोग। तो यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को ही लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। यौन संबंध बनाने से जो संक्रामक रोग होते हैं उस रोग को ही लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। और मनुष्य में होने वाले लैंगिक जनन संचारित रोग निम्नलिखित हैं, जिसमें मुख्यतः जो है 2 तरह के जो है रोग हमने बताया है। जिसमें पहला है बैक्टीरिया जनित रोग। ये जो है एक प्रकार का जो है इसके अंतर्गत में गोनोरिया, सिफिलिस, सर्विसाइटिस एवं यूरेथ्राइटिस जैसे रोग होते हैं। ये सब जो रोग हैं बैक्टीरिया के से होते हैं और ये लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। उसी प्रकार वायरस जनित रोग हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं सर्विक्स कैंसर, एड्स और हर्पिक्स। तो ये 3 तरह के रोग वायरस से होते हैं जो आपका लैंगिक जनन संचालित रोग के अंतर्गत में आते हैं। ये सभी रोग जो है एक खतरनाक रोग होते हैं जो जानलेवा भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से ये यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग हैं जो लैंगिक जनन संचारित रोग कहलाते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले आपका है गोनोरिया रोग हैं जो लैंगिक जनन संचारित रोग हैं, सिफिलिस हैं, उसी प्रकार सर्विसाइटिक्स हैं और यूरेथ्राइटिस हैं। तो ये सब रोग जो हैं एक प्रकार के लैंगिक जनन रोग है। रोग आपका जो है आपका बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाले ये सब रोग हैं। उसी प्रकार वायरस से जनित रोग हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं लैंगिक जनन संचारित रोग में सर्विक्स कैंसर हैं
जो भी खतरनाक हैं, एक एड्स हैं जो भी खतरनाक है, एक हर्पिक्स हैं। तो इस तरह से जनन रोग होते हैं। अब हम लोग जो है 29वां टॉपिक देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। मतलब जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। अपने परिवार में जो है जनसंख्या को सीमित रखते हैं, तो इसी को हम लोग जो है जनसंख्या नियंत्रण कहा जाता है। जनसंख्या जो है नियंत्रण करने के लिए बहुत तरह के जो है उपाय हैं, जिसमें हम लोग जो है परिवार नियोजन बनाते हैं। तो अब हम लोग 30वां टॉपिक में परिवार नियोजन क्या है जो जानेंगे। तो परिवार नियोजन में देखेंगे, परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसी योजना को ही परिवार नियोजन कहा जाता है। अब जो है बच्चे को जो है लोग बहुत से जो है शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो बच्चे को जो है सीमित रखते हैं, 1 या 2 बच्चे रखते हैं, जिससे परिवार जो है सही ढंग से बच्चे का परिवार के तरफ से हो सके। तो परिवार लोग जो है परिवार में जो मुख्य सदस्य होते हैं वो परिवार को सीमित रखना चाहते हैं और उसके लिए एक योजना बनाते हैं कि हम 1 बच्चे या 2 बच्चे रखना है, या फिर उस बच्चे को अंतराल हम लोग कैसे रख सकते हैं। तो इस तरह से योजना बनाते हैं, इस योजना को ही परिवार नियोजन कहते हैं। और संतान उत्पत्ति जो है निम्नलिखित उपाय से नियंत्रण की जा सकती है। मतलब संतानों की उत्पत्ति करने के लिए जो हम लोग नियंत्रण करते हैं उसका जो है निम्नलिखित उपाय है। किस प्रकार से हम लोग संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रण कर सकते हैं, उसको जो है मतलब कर सकते हैं, तो उसके लिए निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहले है प्राकृतिक विधि द्वारा। तो प्राकृतिक विधि द्वारा में जो है मासिक धर्म, जैसे अभी हम लोग ने ऋतुस्राव के बारे में पढ़ा कि 28 दिन का जो है ऋतुस्राव चलते हैं। तो उसमें जो है 3 से 5 दिन तक ऋतुस्राव चलते हैं। तो 3 से 5 दिन के बाद जो है अंडाशय से अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। तो 5 दिन के बाद जो है अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें अगर उस स्थिति में उस समय अंतराल में अंडाणु जब बन रहे हैं तो उस समय अंतराल में अगर उसे शुक्राणु प्राप्त हो जाते हैं तो वो अंडाणु निषेचित होकर युग्मनज का तैयार कर देता है। परंतु वो अंडाणु जो है मतलब 14वें दिन तक ही जो है अंडाणु का निर्माण करता है। 15वां दिन अंडाशय से अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं। तो 15वां दिन जब अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो है अगर शुक्राणु उसे मिलता भी है, गर्भाशय में जाता भी है, तो वो निषेचन नहीं करता है, क्योंकि उसे अंडाणु वहाँ पर नहीं रहते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस तरह से अगर 14वें दिन के बाद जो है अगर कोई जो है स्त्री और पुरुष संयोग करते हैं तो उस स्थिति में बच्चे का जो है जन्म होना संभव, प्रजनन होना संभव नहीं है। तो इसे हम लोग प्राकृतिक विधि कहते हैं। इस तरह से हर 14वें दिन के बाद जो है अगर जो है संयोजन करते हैं तो इस स्थिति में बच्चे जो है नहीं गर्भ में ठहर सकते हैं। दूसरा है यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि द्वारा जो है जिसमें पुरुष के लिए अलग है और स्त्री के लिए अलग है। अगर यांत्रिक विधि द्वारा बच्चे की उत्पत्ति का नियंत्रण करना चाहते हैं तो पुरुष जो है कॉन्डम का प्रयोग कर सकते हैं और कॉन्डम के द्वारा बच्चे को अंतराल बना सकते हैं या फिर जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर स्त्री के लिए कहा जाए तो स्त्री के लिए भी जो है बहुत से सुविधाएं हैं, जैसे डायफॉर्म है, कॉपर टी है या फिर लूप है। ये इसको जो है लगाने के बाद वो जो है शुक्राणु जो है नहीं पहुंच पाते हैं फलोपियन नलिका तक, अंडाणु तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे गर्भ नहीं ठहरते हैं, अर्थात प्रजनन की अवस्था नहीं होती है। तो ये यांत्रिक विधि के अंतर्गत में आते हैं। रासायनिक विधि में जो है तीसरा है रासायनिक विधि के द्वारा हम संतानोत्पत्ति का नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक विधि में बहुत से रसायन के द्वारा जो है गोलियां आते हैं और सुई आती है। तो उस गोली को खाने से या सुई लेने से
बच्चे जो है गर्भ में नहीं ठहरते हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ये तीसरा उपाय है सर्जिकल विधि द्वारा और रासायनिक विधि द्वारा। चौथा उपाय है सर्जिकल विधि द्वारा। तो सर्जिकल विधि द्वारा जो है इसके लिए पुरुष जो है नसाबंदी कराते हैं या फिर स्त्री के लिए भी नसाबंदी होते हैं। अगर पुरुष भी नसबंदी करा लेते हैं, सर्जिकल करा लेते हैं, नसबंदी करा लेते हैं, तो फिर जो है शुक्राणु जो है मतलब निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। या फिर स्त्री का भी नसबंदी होते हैं तो वहाँ पर भी जो है शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है 4 विधि के द्वारा बच्चों का जो है उत्पत्ति में नियंत्रण कर सकते हैं या फिर संतानों के बीच में जो है समय के अंतराल बना सकते हैं। तो ये मुख्य विधि हैं। अब हम लोग जो है इस तरह से जनन का जो है तीसरा भाग जो है समाप्त होता है। मादा जनन के जो मुख्य भाग थे, मादा जनन का अंग थे, वो हम लोग ने विस्तार रूप से जाना। अब हम लोग जो है अगला भाग में जनन का चौथा भाग में पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो है किस प्रकार से होता है। हम लोग ने नर के बारे में देखा और मादा के बारे में। अब हम लोग भाग 4 में नेक्स्ट वीडियो में पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे।